हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर ना मैं बायोलॉजी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डेली के, जैसे मैं आजकल डेली जितने भी वीडियो अपलोड कर रही हूँ ना, ओनली बायोलॉजी का रहता है। क्योंकि साइंस जो है ना सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है ना इसे अच्छे से कर भी लेना चाहिए। तो घटना चक्र तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हर एग्ज़ाम के लिए घटना चक्र तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता ही है, बट साइंस का पोर्सन ना हर एग्ज़ाम में ज़्यादा होता है। तो फिर डेली की जैसे मैं एक ही चीज़ बोल रही हूँ, जैसा कि बायोलॉजी का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब लेके आई हूँ मैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। क्या हो जाएगा? पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग जीवाणुजन्य यानी कि बैक्टीरियल रोगों के उपचार में किया जाता है। तो इसे पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवकों से प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दवा। निम्न में ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है, तो यह हो जाएगा क्लोरेम्फेनिकोल। क्या हो जाएगा? क्लोरेम्फेनिकोल। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ऐसी औषधियों का समूह है जो जीवाणु जनित विभिन्न प्रकार के रोगों के प्रति प्रभावी होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के विपरीत ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी होती है। क्लोरेम्फेनिकोल, जिसे क्लोरोनाइट्रोमाइसिन के नाम से भी जाना जाता है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। निम्न द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाएं किसके लिए कारगर है? तो सल्फा दवा जो है वो जीवाणुओं के लिए, क्या है? जीवाणुओं के लिए। जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। यह संश्लिष्ट दवाओं का एक समूह है जिसके अंतर्गत सल्फोनामाइड, सल्फोमेरेजाइन, सल्फाडाइजिन इत्यादि है। प्रॉन्टोसिल, सिवाजोल आदि सल्फोनामाइड दवाओं के प्रकार हैं। सर्वप्रथम सल्फा ड्रग्स प्रॉन्टोसिल की खोज 1932 में की गई थी। सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? तो वो जो है ना वो प्रतिजीवाणुक है। क्या है? प्रतिजीवाणुक। निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्फा औषधि है? सिवाजोल। क्या हो जाएगा? सिवाजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में सूक्ष्म जैविक रोगजनकों में बहु औषध प्रतिरोध के होने के कारण है? तो बहुत कुछ व्यक्तियों में आनुवंशिक पूर्ववर्ती का होना, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स की गलत खुराकें लेना, पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना, कुछ व्यक्तियों में चिरकालिक रोगों की बहुत बहुलता होना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 होगा। भारत एक सूक्ष्म जैविक रोगजनकों में बहु औषध प्रतिरोध उत्पन्न होने के प्रमुख कारण है। सूक्ष्म जैविकों में उत्परिवर्तन, जीन हस्तांतरण, प्रतिरोधी जीनों के विकास आदि के माध्यम से होने वाले परिवर्तन, गलत रोग निदान जिसके कारण रोगी को चिकित्सक कभी कभी अनावश्यक सूक्ष्म जीवरोधी औषधियाँ दे देते हैं। रोगी द्वारा उपचार के लिए प्रतिजैविकों का कोर्स पूरा नहीं करना या उनकी गलत खुराकें लेना, बगैर डॉक्टरी सलाह के दवा लेना, पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का बढ़ता प्रयोग, फार्मास्यूटिकल उद्योग और अस्पतालों में अशोधित कचरे द्वारा पर्यावरणीय संदूषण। निम्नलिखित में कौन सा एक जूनोटिक रोग है? तो ये हो जाएगा म्यूकोरमाइकोसिस। पशुओं से मानव आबादी में फैलने वाले रोग को जूनोटिक रोग या जूनोसिस कहते हैं। ये जीवाणु, विषाणु और परजीवी से फैलते हैं। इन रोगों के कुछ उदाहरण हैं: इबोला, रेबीज, मलेरिया, प्लेग, लेप्टोस्पायरोसिस, बर्ड फ्लू, एंथ्रेक्स आदि। म्यूकोरमाइकोसिस एक कवक जनित संक्रमण है जो कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों को प्रभावित करता है। अर्घटाप्य उपभोग से होता है। तो क्या होता है? तो संदूषित अन्न के अर्घटाप्य नामक रोग संदूषित अनाज के उपभोग से होता है। अनाज को संदूषित करने का कार्य क्लेविसेप्स
परपूरिया नामक विशेष कवक करता है। एथलीट फुट बीमारी होती है तो इसका हो जाएगा फफूंद से। किससे होती है? फफूंद से। एथलीट फुट नामक बीमारी ट्राइकोफाइटोन नामक विशेष फफूंद द्वारा होती है। यह त्वचा के मुलायम हिस्सों को प्रभावित करता है, खास तौर पर उंगलियों के मध्य में। इस रोग का संक्रमण संक्रमित मृदा से होता है। निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है? सही उत्तर का चयन करना है। मानव शरीर में उर्विका जो फीमर सबसे लंबी अस्थि होती है, बिल्कुल सही। हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है। तो ये जो है ना 1 और 2 हो जाएगा। मानव शरीर में उर्विका यानी कि फीमर जो है, जो जांघ की हड्डी होती है ना, वो सबसे लंबी होती है। हैजा रोग विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। एथलीट फुट रोग ट्राइकोफाइटोन नामक कवक के द्वारा होता है। यह एक संक्रामक रोग है। कौन सा रोग कवकों के कारण होता है? तो ये हो जाएगा त्वचा का प्रदाह। क्या हो जाएगा? त्वचा का प्रदाह। पोलियो रोग का कारक विषाणु है, जबकि त्वचा का प्रदाह का कारण कवक होता है। हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? तो ये हो जाएगा गंजापन। गंजापन कवक जनित रोग है। एड्स मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाला घातक रोग है, जिसका कारण HIV विषाणु है। वर्णांधता आनुवंशिक रोग हो। मनुष्य में एफ्लोटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये हो जाएगा यकृत। यकृत यानी कि लीवर एक मुख्य पाचक ग्रंथि है जो कि खाद्य विषाक्तता द्वारा प्रभावित हो जाती है। एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीली पदार्थ कुछ कवक जैसे एस्परजिलस तथा पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियों उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त कर देती है। नेक्स्ट है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा तिल्ली है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु के कारण होता है तथा इसकी वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होती है, जो कि द्वितीयक पोषद है। इससे प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा है, जिसमें संक्रमण से आकार बढ़ जाता है। इस रोग के उपचार हेतु एट्राबिन, क्लोरोक्विन, कामाक्विन इत्यादि औषधियों को लेना चाहिए। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है तो मच्छर। निम्न में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो ये हो जाएगा मच्छर। दुर्दम मलेरिया होता है तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम में। मलेरिया तथा डेंगू निम्नलिखित में से क्या अभयनिष्ठ नहीं है? तो ये हो जाएगा मच्छर प्रजाति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो वो हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है तथा इसकी वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होती है, जो कि द्वितीयक पोषक है। इससे प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा है। इसमें संक्रमण से आकार बढ़ जाता है। इस रोग के उपचार हेतु एटाब्रिन, क्लोरोक्विन, कामाक्विन इत्यादि औषधियों का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो वो हो जाएगा मलेरिया। क्या हो जाएगा? मलेरिया। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है। यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है। इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग होता है। तो ये हो जाएगा इसको। मलेरिया रोग का जनक प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है, जो कि एक द्विपोषदीय जंतु है, जिसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। मलेरिया रोग दलदली क्षेत्रों में अधिक होता है तथा इसके इलाज के लिए क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है, जिसे सिंकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त करते हैं। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में कौन सी परजीवी उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा पी वाइवैक्स। मलेरिया के 60 से 65% मामलों के लिए पी वाइवैक्स परजीवी उत्तरदायी था। हालांकि देश में विभिन्न क्षेत्रों में मलेरिया रोग के कारक का योगदान समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। नेक्स्ट है, उस भूवैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो सर रोनाल्ड रॉस। गोल कृमि से होने वाला रोग क्या हो जाएगा? फैलेरिया। फैलेरिया को फिल पाँव भी कहते हैं, जो कि शरीर के वुचरेरिया बैंक्रप्टाई नामक गोल कृमि के संक्रमण से होता है। यह कृमि मनुष्य की लिम्फ ग्रंथियों में पहुंच जाता है। इसे फैलाने का कार्य मादा क्यूलेक्स मच्छर करती है, जिसमें पोषक की मृत्यु तो प्रायः नहीं होती, किंतु हाथ पर जननांग तथा अन्य
अंग फूल कर विकृत हो जाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वैसे राइट आंसर तो ए होगा, बाकी एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा समझ में आएगा। मलेरिया प्रोटोजोआ, पोलियो विषाणु, तपेदिक जीवाणु के द्वारा, दादू कवक फंगी। फिर आ गया सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्लेग, एड्स, गंजापन, मलेरिया। तो इसका ना प्लेग एक घातक संक्रामक रोग है जिसका कारण पास्चुरेला पेस्टिड या यूर्सीनिया पेस्टिड नामक जीवाणु है। एड्स नामक प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाला घातक रोग है जिसका कारक HIV विषाणु है। मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है, जबकि गंजापन कवक के कारण होता है। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है तो वो हो जाए ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। नेक्स्ट है निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस। तो ये जो होती है ना ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जीव द्वारा होती है। इस जीव का वाहक व द्वितीयक पोषक शीशी मक्खी है। ट्रिपैनोसोमा रुधिर, सेरिब्रोस्पाइनल एवं अन्य शरीर द्रवों के बाह्यकोशीय हृदय पेशियों, जनदों इत्यादि के अंतःकोशिकीय परजीवी है। निद्रा रोग के रोगी को दिन में भी नींद से बोझिल मालूम पड़ता है तथा ऊँघता रहता है। निम्नलिखित में कौन से मच्छर वाहित नहीं है? डेंगू ज्वर, फाइलेरियासिस और निद्रा रोग। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी निद्रा रोग। और सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचारी रोग है। वो कौन कौन से हैं? मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका तथा शिस्टोसोमारुग्णता। और सुरक्षित पेयजल तथा स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका तथा शिस्टोसोमारुग्णता नामक 3 संचारी रोग महामारी के रूप में फैलते हैं जो कि अत्यंत ही घातक होते हैं। 2003 में जब लिएंडर पेस्ट के मस्तिष्क में एक समस्या पाई गई तो उन्हें टेनिस कोर्ट छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। एक्सिस्ट निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? तो रतौंधी। रतौंधी क्या होता है? विटामिन ए की कमी से होती है जो कि आंख की बीमारी है। रंजकहीनता तथा अनुवांशिक रोग है जिसमें त्वचा, बालों तथा आंख में मेलानिन नामक रंजक आंशिक या पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। अति रक्तस्राव एक अनुवांशिक लिंग संलग्न रोग है। फेनिलकीटोन में उपापचय की जन्मजात भूल का एक उदाहरण है। हार्मोनी अति उत्पादन का, अंतःस्रावी ग्रंथि के शोध का, एंजाइम के वंशागत अभाव का और वियोजन का। तो इसका राइट आंसर एंजाइम के वंशागत अभाव का होगा। नेक्स्ट है एक व्यक्ति जो फेनिलकीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है तो वो हो जाएगा मानसिक जड़ता। बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। बबल बेबी रोग एक दुर्लभ अनुवांशिक रोग है। इसे SCID के नाम से जाना जाता है। इस रोग में जन्म के समय ही शिशु का प्रतिरक्षा तंत्र कार्य नहीं करता। इस कारण रोगी संक्रामक रोगों के प्रति अति संवेदनशील होता है। बाह्य वातावरण में उपस्थित हानिकारक रोगाणुओं से रोगी को सुरक्षा प्रदान करने हेतु जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में उपचार किया जाता है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका वहन है स्त्रियां करती है और जो प्रकट पुरुषों में होता है। अधिरक्तस्राव और हीमोफीलिया एक अनुवांशिक लिंग संलग्न रोग है जिसमें रोगियों में चोट पर काफी समय तक रुधिर में कुछ प्रोटीन्स की कमी के कारण थक्का नहीं जमता और रुधिर बराबर बहता रहता है, जिसमें रक्त का स्कंदन नहीं होता। इस रोग का वहन स्त्रियां करती है और जो कि दिखता है पुरुष में, क्योंकि पुरुषों में एक X गुणसूत्र जबकि स्त्री में X के 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसे रक्तस्रावन रोग भी कहते हैं, जिसका प्रारंभ महारानी विक्टोरिया में हुआ माना जाता है। इसी कारण इसे रॉयल हीमोफीलिया भी कहते हैं। अति रक्तस्राव है एक अनुवांशिक विकार। निम्न में कौन सा एक अनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है? तो ये हो जाएगा रॉयल हीमोफीलिया।
हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न करता है रक्त का स्कंदन न होना। निम्न में कौन सी व्याधि आनुवंशिक है? तो हीमोफीलिया। निम्न में से कौन सा आनुवंशिक अव्यवस्था नहीं है? तो ये हो जाएगा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है डाउन सिंड्रोम के लिए। ट्राइसोमी 21 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है, कहाँ होता है? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। निम्नलिखित में कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है? तो पेशी दुष्पोषण। पेशी दुष्पोषण एक्स गुणसूत्र से संलग्न एक आनुवंशिक रोग है जो कि इस एक्स गुणसूत्र में मौजूद अप्रभावी जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है। ध्यातव्य है कि यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। हीमोफीलिया डायबिटीज। हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग है। डायबिटीज हार्मोन की गड़बड़ी के कारण होती है। रिकेट्स हीनता जन्य रोग है और रिंगवॉर्म कवक की संक्रमण से होता है। फिर यहाँ पे है निम्नलिखित वर्गों में कौन सा वर्ग सुमेलित है? सही सुमेलित, तो सी हो जाएगा। वर्णांधता, हीमोफीलिया और दात्र कोशिका और रक्तता जो कि आनुवंशिक। डिप्थीरिया, निमोनिया तथा कुष्ठ रोग जीवाणु जन्य रोग है। एड्स रोग विषाणु जन्य रोग है, जबकि सिफिलिस तथा सुजाक रोग जीवाणु जन्य रोग है। वर्णांधता तथा हीमोफीलिया नामक रोग आनुवंशिक रोग है, जबकि दात्र कोशिका और रक्तता भी वंशानुगत रोग है। पोलियो, जापानी बी मस्तिष्क शोथ विषाणु जन्य रोग है, जबकि प्लेग एक जीवाणु जन्य रोग है। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं। क्यों? उनमें एक्स क्रोमोसोम होता है, एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है स्त्री में। निम्नलिखित में से किस युग सही सुमेल नहीं है? तो विटामिन ए वर्णांधता। वर्णांधता एक एक्स लिंक सहलंग वंशागति रोग है तथा इसे लाल हरा अंधापन और डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। वर्णांधता विटामिन ए की कमी से नहीं होता। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे पुत्रियों के पुत्रों में। किसमें? पुत्रियों के पुत्रों में। यदि एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उसके पुत्र में नहीं जाएंगे, जबकि उसकी पुत्री वाहक का कार्य करेगी। अगली पीढ़ी में यह वाहक पुत्री यदि सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो उसके पुत्रों में वर्णांधता की संभावना 50% होगी, जबकि पुत्रियों में वाहक होने की संभावना 50% होगी। यदि वाहक पुत्र किसी वर्णांध पुरुष से विवाह करते हैं तो उसके पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना 50% और पुत्रियों का या वर्णांध या तो वाहक होंगी। थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न में संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है तो हीमोग्लोबिन का। थैलेसीमिया जीवाणु व्युत्क्रमों का एक समूह है जिसके रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। यह विशेष रोग 2 प्रकार का होता है, यथा अल्फा थैलेसीमिया तथा बीटा थैलेसीमिया। इस रोगी के शरीर में अत्यधिक अरक्तता उत्पन्न हो जाने से रुधिर की आवश्यकता पड़ती है। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रवाहित होता है रक्त। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्न में से किसके जमाव से होता है? तो यूरिक अम्ल से। गठित रोग शरीर के जोड़ों में यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। जब कभी गुर्दे से मूत्र कम अथवा मूत्र अधिक बनने से सामान्य स्तर भंग होता है तो यूरिक अम्ल का रक्त स्तर बढ़ जाता है और यूरिक अम्ल में क्रिस्टल भिन्न भिन्न जोड़े पर जमा हो जाते हैं। बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप से पाया जाता है तो गठिया होता है। गठिया में रोगी की गांठों में असहज दर्द होता है। यह रोग खून में यूरिक अम्ल के अत्यधिक उच्च मात्रा में पाए जाने से होता है। मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रॉपसी का कारण निम्न में से कौन सा एक नहीं हो सकता है, जैसा कि भारत में हुआ है? धान की भूसी की तेल मिलावट। घातक ड्रॉपसी रोग होने के कारणों में सरसों के तेल में अर्जिमोन तेल का मिलावट, सरसों के तेल के
साइनाइड अंश, उजला रंग करने वाली मिलावट इत्यादि शामिल है, जबकि धान की भूसी की तेल मिलावट इसका कारण नहीं है। एक एकल कोशिका के रूप में उत्पन्न होता है और ऐसे निर्दयी रोग का एक रूप धारण कर लेता है जिससे प्रतिवर्ष लाखों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। यह वैज्ञानिक धैर्यपूर्वक इसके रहस्य का उद्घाटन करने में लगे हैं और इसके विरुद्ध संघर्ष एक नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया लगता है। डैश के विरुद्ध युद्ध में नई खोजें श्रेष्ठतर चिकित्सा के लिए विश्वास और आशा का संचार कर रही है। ऊपर के उद्धरण में निर्दिष्ट रोग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंसर। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।